ओके देन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका इस नए सेशन में। क्या बोलते हैं पब्लिक, कुछ नया सीखने को तैयार है? देन लेट द गेम बिगिन। चालू 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 गाइस। सो कल दो फॉर्मूलाज डिराइव किए थे आप लोग ने, आज उनको एक बार रिवाइज करेंगे एंड उसी से रिलेटेड अपन लोग बहुत सारे सम्स भी करने वाले हैं फॉर श्योर। आज मेरा काम थोड़ा टेंशन फ्री कम है, टेंशन कम है मतलब मेरे को आज, क्योंकि मेन था कल का फॉर्मूला डेरिवेशन जो आप लोग ने बखूबी समझ लिया, अप्लाई किया सम्स के ऊपर। आज थोड़े और सम्स के ऊपर उसको अप्लाई करेंगे सो दैट वी शुड बी इन अ गुड सेटअप। दो सम्स आप लोगों को होमवर्क दिए थे ऑलरेडी, दो सम का अपना पेंडिंग होमवर्क का वो चल ही रहा है, तो और दो सम ऐड हो गए थे कल कल 15 एंड 17 होमवर्क में दिया था। एम आई राइट? क्या आप लोग ने किया है उसको? नाइस। कितने लोगों ने नहीं किया है यहाँ पे? 15 एंड 17 दो थे ना? अरे कम तो वो भी उनका भी करेगा। हाफ द क्लास हैज डन इट एंड हाफ द क्लास हैज नॉट डन। चलो ठीक है, करके आओ ना। और एक दो क्वेश्चन मेरे ऑलरेडी तुम लोगों के साथ डिस्कस करने पेंडिंग है। वो कौन से थे क्वेश्चन? एक 11 था कैपिटल स्ट्रक्चर का, इसका कंक्लूजन डिस्कस होना बाकी है। एंड क्वेश्चन 13 था लेवरेजेस का। ठीक है, सो मेरी इच्छा है कि मैं चारों को साथ में प्रॉपरली डिस्कस करूं। सो लेट्स सी, आज का जो अपना लास्ट 10 मिनट का टाइम रहेगा वो टाइम पे वी विल ट्राई टू डिस्कस देम, बिकॉज अभी अपन लोग फ्रेश है तो इट इज बेटर टू स्टार्ट समथिंग न्यू और डू सम सम्स सो दैट वो एक फ्लो में हो जाए। सबसे पहले कल अपन लोग ने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा था जिसका नाम है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। एक सेकंड ना, इसका नाम है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। इसको प्यार से ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस भी बोलते हैं, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस भी बोलते हैं। बेसिकली ये फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आई वुड से, मैंने जब बिजनेस चालू किया मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये पूछा, क्या पूछा कि भाई तेरा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? अगर तू बिजनेस करना चाहता है देन इन दैट केस तेरा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? मतलब बेसिकली वो मेरे से ये समझना चाहते थे दैट ऐसा ईबीआईटी जहां पे ईपीएस जीरो हो जाए, जहां पे ईपीएस जीरो हो जाए। एम आई राइट एवरीबॉडी? सो अगर मैं एक ऐसा ईबीआईटी ढूंढ लू जहां पे ईपीएस जीरो हो जाए तो एटलीस्ट मेरे को लॉस नहीं होगा, राइट? दैट इज द होल इंटेंशन ऑफ दिस फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। अब टोटल 4 तरह के कैपिटल स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। ये चारों तरह के कैपिटल स्ट्रक्चर्स के लिए हम लोग ने ये फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर लिया था। आज उसको अपन वापस से एक बार रिवाइज करेंगे सो दैट चीजें एकदम दिमाग में सेट हो जाए, सो दैट जब सम्स करना है तो बार बार अपने को पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ना पड़े। वी आर एबल टू डिराइव थिंग्स बाय आवरसेल्फ। अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं तो इट इज 100%, अगर मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल हो देन इन दैट केस मुझे ना इंटरेस्ट की कोई चिंता, ना मुझे टैक्स की कोई परवाह, ना मुझे प्रेफरेंस डिविडेंड देने का कोई टेंशन। तो ये तीनों चीज अगर मेरे पास नहीं है तो इन शॉर्ट, अगर मैंने ईबीआईटी जीरो पे ले आया तो उसके बाद ना इंटरेस्ट है, ना प्रेफरेंस डिविडेंड है, ना टैक्स है, मेरा ईपीएस जीरो हो जाएगा। और मुझे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट में यही लेवल कैलकुलेट करना आई वांट, मतलब मेरे को यही ऐसा ही ईबीआईटी चाहिए जहां पे मेरा ईपीएस जीरो हो जाए। सो अगर फुल्ली 100% इक्विटी शेयर कैपिटल का स्ट्रक्चर हो देन इन दैट केस आई विल वेरी वेरी कन्वीनियंटली से दैट मेरा ईबीआईटी अगर जीरो हो गया ना देन इन दैट केस मेरा ईपीएस भी जीरो पे आ जाएगा। एम आई राइट एवरीबॉडी? अगर ये ईपीएस 1 रुपया भी माइनस में गया देन इन दैट केस इंटरेस्ट है नहीं, टैक्स है नहीं और किसी भी तरह का प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, तो मेरा ईपीएस नेगेटिव में आना चालू हो जाएगा, राइट? इवन 1 रुपी नेगेटिव ईबीआईटी will create a negative EPS. Am I right, everyone? And negative EPS is the last thing that any shareholder wants.
बिकॉज शेयर होल्डर कोई भी बिजनेस चालू कर रहा है या किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है फॉर द मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, एंड ईपीएस नेगेटिव, एक पैसा भी आने से आपका मैक्सिमाइजेशन नहीं होगा, वेल्थ खराब ही होते जाएगा. सो वी विल नेवर वांट दैट. सो फर्स्ट फॉरमोस्ट, अगर खाली इक्विटी शेयर कैपिटल है तो ईबीआईटी अगर अपना जीरो तक भी पहुंच गया, इन शॉर्ट कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट जितना हो गया, इन शॉर्ट या तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट जितना हो गया, तो मैं बोलूंगा कि चलो मेरा काम हो गया. एंड अगर कंट्रीब्यूशन ये वाले केस में अगर कंट्रीब्यूशन इज ग्रेटर देन फिक्स्ड कॉस्ट है, देन तो बल्ले बल्ले, फिर तो बाद में बेस्ट ही हो जाएगा, क्योंकि फिर तो मेरा ईपीएस पॉजिटिव होना चालू हो जाएगा. क्या लॉजिकली अब आप लोग चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हो? कल अपना काम था खाली ये फॉर्मूला को समझना, डिराइव करना, नंबर्स क्रंचिंग करके अपन लोग ने ये चीज की. आज अपना काम है थोड़ा और इसको डीप डाइव लेके अपने अंदर उतारना, सो दैट कभी क्वेश्चन ने कुछ कमेंट करने को बोला, वी शुड बी इन अ पोजीशन टू डू दैट एज वेल. मेरा सेकंड जो पोजीशन आता है दैट इज बेसिकली इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस लोन, या जिसको मैं बोलता हूं डिबेंचर. अब अगर इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ साथ डिबेंचर भी आ गया तो मेरे को एक चीज का बहुत ज्यादा टेंशन है, और वो है इंटरेस्ट का, क्योंकि ये इंटरेस्ट को मेरे को पे करना ही है, इररिस्पेक्टिव कंपनी प्रॉफिट करे लॉस करे कुछ भी करे. तो अब मेरे को ऐसा ईबीआईटी चाहिए, ये अपने जहन में फिट कर लो, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट मतलब ऐसा ईबीआईटी जिससे ईपीएस जीरो हो जाए. अब मेरे को ऐसा ईबीआईटी चाहिए जिससे मेरा ईपीएस जीरो हो जाए. सो कैन आई से, अगर मैंने ये इंटरेस्ट को पे कर दिया, देन इन दैट केस टैक्स का कोई झंझट नहीं, प्रेफरेंस डिविडेंड का भी कोई झंझट नहीं, एंड आई विल गेट अ जीरो ईपीएस. एम आई राइट एवरीबॉडी? अरे बोलो बोलो, टेल टेल. सो यहां पे मैं बोलूंगा कि यार अगर मेरा ईबीआईटी इज इक्वल टू इंटरेस्ट हो गया in case of equity share capital plus debt structure, then again I am satisfied and I will say financial break even point मेरा reach हो गया. Are we clear? ये same explanation कभी समझो आप लोग ने बुक खोला क्या आप खुद को दे पाएंगे, या समझो आपका कभी कोई फ्रेंड कंफ्यूज हो गया उसको याद नहीं आ रहा है, क्या आप लॉजिकली ये चीज उसके मन में डिलीवर कर पाएंगे, हाँ या ना? डन. फिर बाद में आते हैं अपन लोग अपने थर्ड कॉन्सेप्ट के ऊपर गाइस, विच इज कॉल्ड एज इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. अब यहां पे क्या होगा, मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल भी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है. अब आइडियली जब मेरे पास खाली इंटरेस्ट था ना, तो मेरे को टैक्स का जरा भी टेंशन नहीं था, क्योंकि इंटरेस्ट टैक्स के पहले ही निबट जाता है कि नहीं? सो अगर मैंने ईबीआईटी जितना इंटरेस्ट मेरा आया तो ईबीआईटी उतना ही इंटरेस्ट, तो मेरा ईबीटी जीरो हो जाएगा, टैक्स भरने का टेंशन नहीं, प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं, तो ईपीएस बाय डिफॉल्ट जीरो हो गया. बट अब मेरे को एक ऐसा ईबीआईटी फाइंड करना है जिससे मेरा ईपीएस जीरो हो जाए, बट बीच में है एक कांटा फंसा हुआ, एंड दैट इज प्रेफरेंस डिविडेंड. प्रॉब्लम प्रेफरेंस डिविडेंड के साथ ये है दैट इट कम्स आफ्टर टैक्सेशन. तो मेरे को प्रेफरेंस डिविडेंड को ग्रॉस अप करना पड़ता है, एंड वो ग्रॉस अप करके जो अमाउंट आएगा ना, दैट बिकम्स माय ईबीआईटी. तो मैं प्रेफरेंस डिविडेंड को ग्रॉस अप कैसे करता हूं? इट इज प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स. प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स. कल अपने एग्जांपल में प्रेफरेंस डिविडेंड था 12,000, याद है, और अपन लोग का टैक्स था 40%, तो अपन ने बोला ईबीआईटी सर 20,000 होगा ना, तो फिर अपना ईपीएस जीरो हो जाएगा. तो ये ईबीआईटी 20,000 पे कैसे पहुंचेगा? बाय ग्रॉसिंग अप द प्रेफरेंस डिविडेंड अमाउंट. बेसिकली प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स करते हैं, देन इन दैट केस मेरा ईबीआईटी जो आएगा that will make the EPS zero. क्या आप लोगों को भी ये वाली चीज अच्छी तरह से याद है कि नहीं? बोलो बोलो, टेल टेल. सो यहां पे मेरा आ जाएगा EBIT इज इक्वल टू क्या? प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स. प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स. आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस? एंड मेरा जो लास्ट कॉन्सेप्ट था उसके अंदर मैंने बोला कि इस चारों को ही ले लेता है, तो ईएससी भी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है और डिबेंचर भी है. अगर ऐसा सीन है तो अब मेरे को खाली यही काम करना है. इधर मैंने इंटरेस्ट लिखा था, इधर मैंने प्रेफरेंस डिविडेंड एंड 1 माइनस टैक्स लिखा था. मुझे क्या करना है? खाली इन दोनों को जोड़ देना है, आगे ना. अब मैंने क्या करना है? ईबीआईटी कैलकुलेट करने के लिए मैंने इन दोनों को जोड़ देना है, तो इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स अपॉन 1 माइनस टैक्स. आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस? क्या फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट एकदम सिस्टमैटिकली आप लोगों को क्लियर हो गया?
बोलो बोलो, चल चल, खुद से पूरा का पूरा लिख पाओगे? गाइस देखो, जब मैं पूछता हूँ ना खुद से पूरा का पूरा लिख पाओगे, माय थॉट प्रोसेस इज नॉट दैट खुद से पूरा का पूरा लिख पाओगे ऑन इमीडिएट बेसिस, इट इज दैट कभी भी बुक खुले सो चीज क्लिक होनी चाहिए एंड वी शुड बी एबल टू राइट इट। एम आई राइट एवरीवन? डन। सो अब फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, सबसे पहली चीज दिमाग में आनी चाहिए ऐसा ईबीआईटी जिसकी वजह से ईपीएस 0 हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट ओनली इक्विटी शेयर कैपिटल ईबीआईटी शुड बी इक्वल टू 0। सेकंड, डेट प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल ईबीआईटी शुड बी इक्वल टू इंटरेस्ट। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल preference dividend upon 1 minus t is equal to EBIT, and equity share, debentures and preference अगर तीनों रहा तो interest plus preference dividend upon 1 minus t। क्लियर है? yes. ऐसा आपको बोलना है जब आप रिवाइज करेंगे, एग्जाम मेरा नहीं है, हम तो इस चीज से गुजर चुके हैं, अब आपकी बारी है, कर दिखाएंगे ना? डन। सो ये हो गया मेरा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। और एक कॉन्सेप्ट मैंने, हाँ, और एक कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था एंड बेसिकली दैट कॉन्सेप्ट वाज इनडिफरेंस पॉइंट। क्या था वो कॉन्सेप्ट? इनडिफरेंस पॉइंट। यस, ओके। नेक्स्ट अपना है इनडिफरेंस पॉइंट। क्या है इनडिफरेंस पॉइंट? तो कई बार मेरे को ये कंफ्यूजन होता है कि मैं क्या चूज करूं। कल मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आपके पास कार 1 है, सेम प्राइस सेम मॉडल सेम फीचर्स, आपके पास कार 2 है, सेम प्राइस सेम मॉडल सेम फीचर्स। मैंने आपको पूछा आप कौन सा लोगे, आपने बोला कोई भी, एंड दैट एग्जैक्टली इज माय इनडिफरेंस पॉइंट। अब यहाँ पे अपन कार की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे अपने पास क्लाइंट आया है एंड वो कंफ्यूज है, उसको कौन सा प्लान लेना चाहिए, ओनली इक्विटी, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, इक्विटी प्लस डेट, इक्विटी प्रेफरेंस प्लस डेट। हमको उसको एक ऐसा पॉइंट बताना है जहां पे उसके अंतर मन से निकले, ठीक है, कोई भी। सो वी विल टेल हिम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ऐसा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जहां पे वो प्लान ए ले या प्लान बी ले, doesn't matter, it will give him the same EPS। so यहाँ पे जब मैं इंडिफरेंस पॉइंट की बात करता हूं, इसको मैं बोलूंगा फाइनेंशियल इंडिफरेंस पॉइंट। दिस फाइनेंशियल इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब होता है अ प्लेस वेयर प्लान ए EPS इज इक्वल टू प्लान बी EPS। समझ में आ रहा है क्या आपको एवरीबॉडी? डन। अब ईपीएस ऑफ प्लान ए क्या होगा, तो मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं कोई भी कंपनी का, अगर मेरे को ईपीएस फाइंड करना हो, ऐसी कंपनी जिसके पास खाली इक्विटी शेयर कैपिटल है, देन इन दैट केस मैं बोलता हूं इट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1 माइनस टैक्स। क्योंकि देखो बेटा, यहां पे ना खाली इक्विटी शेयर कैपिटल है, ना किसी तरह का भी इंटरेस्ट है, ना किसी तरह का भी टैक्स है, क्यों नहीं टैक्स होगा, सॉरी, ना किसी तरह का भी प्रेफरेंस डिविडेंड है, खाली इंटरेस्ट है यहाँ पे। तो खाली ईबीआईटी है, ईबीआईटी में से टैक्स माइनस किया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स किया, तो मुझे मिल जाएगा ईपीएस ऑफ ए। एंड मैं तो बोल ही रहा हूं ये एक ऐसा ही पॉइंट है जहां पे दोनों का ईपीएस सेम है। मुझे मेरे क्लाइंट को एक ऐसा ईबीआईटी देना है, यहां पे क्या था, ऐसा ईबीआईटी जहां ईपीएस 0 हो। यहां पे क्या है, ऐसा ईबीआईटी जहां ईपीएस दो प्लान का सेम हो। याद रहेगा आपको ये चीज? सो ऐसा ईबीआईटी जहां दोनों प्लान का क्या, ईपीएस सेम हो। पब्लिक समझ रहे हो क्या आप लोग? एकदम मस्त। डन डन। सो ईपीएस पहले मैं ए का कैलकुलेट कर लेता हूं। मैं तो बोल ही रहा हूं कि भाई ये दोनों का ईपीएस तो सेम है, तो ये वाला कौन सा प्लान है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस डेट। अब यहां पे मेरे को ईबीआईटी के साथ पहले इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। लॉजिकली मैं तो एकदम क्लियर हूं इस चीज के साथ यार, इतनी बार मैंने स्टेटमेंट बनाया, ये स्टेटमेंट तो मतलब अभी एकदम इट्स लाइक मतलब ये स्टेटमेंट दिल धड़कने लायक है। दिल धड़कना छोड़ सकता है क्या अपना? ये स्टेटमेंट भूल सकते हैं क्या? एग्जैक्टली समझ रहे हैं ना? ये दिल, ये अरे दिल बोल रहा हूं, तुम लोग दोनों आगे बैठे हो ना यार। ओके, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। क्या किया मैंने? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। तो अब अगर मैंने ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट कर दिया
अब जो मेरा बचा उसके ऊपर मेरे को टैक्स भी माइनस करना पड़ेगा, अरे हाँ कि ना, तो मैं यहाँ पे टैक्स भी माइनस कर दूंगा। प्रेफरेंस डिविडेंड तो है ही नहीं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ए मैं क्या बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स और ए और बी का सेम ही होगा ना यार, अरे हाँ या ना, नहीं बेटा, ए में शेयर ज्यादा होगा ना, वो फुल इक्विटी शेयर वाला है, बी में कम होगा ना इक्विटी शेयर, वो प्लस डेट वाला है। तो मैंने जब बोला कि सेम होगा तो तुमने हाँ क्यों बोला, ना बोला, विनायक हाँ बोला था, उसका ध्यान नहीं है बेटी। चलो ओके 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 गाइस, सो कैन आई से इसी के साथ मेरा इनडिफरेंस पॉइंट भी आ गया है एवरीबॉडी, यस और नो, डन। अभी अगर मेरे को ईपीएस ऑफ प्लान सी, ईपीएस ऑफ प्लान सी इक्वल टू ईपीएस ऑफ प्लान डी, अगर ये दोनों भी मेरे लिए इक्वल हो जाए तो कैन आई से मेरा काम हो जाएगा यार, हाँ कि ना। अब मैं बोलता हूं मेरा प्लान सी में इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर, अभी सुनो ये चारों में से कुछ भी आ सकता है, ए विद डी भी आ सकता है, बी विद सी भी आ सकता है, ए विद बी विद सी विद डी भी आ सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। अपने को तो खाली ईबीआईटी को एज अ बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करना है, क्योंकि इंटरेस्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर यूजुअली आपको दिया हुआ होगा। कल वाले सब में प्रेफरेंस डिविडेंड मिसिंग था तो बाकी चीजें दे दी थी, उससे भी अपन लोग ने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ये जो ईबीआईटी आता है ना बेटा, उसको कहते हैं इनडिफरेंस पॉइंट। क्या वर्ड यूज किया जाता है उसके लिए, इनडिफरेंस पॉइंट, नाइस। सो इधर इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए मैं वर्ड यूज करूंगा ईबीआईटी। क्या मैं इंटरेस्ट माइनस करूंगा, नहीं, क्योंकि मेरा इधर टैक्स है ही नहीं, बट मैं इधर इसको 1 माइनस टैक्स कर दूंगा। तो ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स, इसमें मैं क्या माइनस करने वाला हूं, वेरी नाइस, इसमें मैं माइनस करूंगा प्रेफरेंस डिविडेंड, डिवाइड बाय किससे कर लूंगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, किसका, सी का, और इसको मैं इक्वेट कर दूंगा ईबीआईटी। अब इसमें तो मेरे सारी चीजें हैं, तो माइनस इंटरेस्ट, 1 माइनस टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ डी। वाह क्या बात क्या बात क्या बात, डन, एकदम अच्छी तरह से सेट है। अगर आई एम आस्किंग यू, क्या कभी भूलोगे इसको, दिस इज व्हाट वी वांट। सो हो सके तो जब स्टडीज भी करो ना तुम लोग अपनी, फर्स्ट रिवीजन हो, फर्स्ट टाइम हो, क्वालिटी डालना स्टडीज में, ठीक है। थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा बट द इवेंचुअल आउटपुट विल बी दैट आगे जाके उतना काम कम हो जाएगा अपने, ठीक है। उससे अच्छा मतलब अगर घाई घाई में सिर्फ करने के लिए कर दिया, अच्छा अच्छा चल फटाफट हो गया हो गया हो गया मेरा पोर्शन हो गया, अरे बट भाई वापस से फिर जब बैठोगे तो उतना ही वापस से उतना एफर्ट डालना पड़ेगा, तो क्या मतलब हुआ, कोई मतलब हुआ क्या, कोई मतलब हुआ क्या, गुड, आगे बढ़ते हैं। सो हाँ, तो इस हिसाब से अपनी ये दोनों चीजें हो गई थी। कल अपन लोग ने क्वेश्चन नंबर 17 किया था कि नहीं किया था, 16 किया था, 17 होमवर्क था। 17 में जिसने किया है उसको किसी को कोई डाउट है क्या गाइस, पक्का, ठीक है। ऑनलाइन वालों तुम लोगों को कुछ 18 में डाउट है क्या, तो बोल सकते हो तुम लोग, सॉरी 17 में कोई डाउट है क्या, मैं बेटा मुझे लग रहा है चाय कम पड़ रही है थोड़ी, इतने लेक्चर हो गए तो थोड़ा और भी ग्रेट है। चलो क्वेश्चन 18 पे आ जाइए आप सब। हे गाइस हे गाइस हे गाइस, क्वेश्चन 18 पे आ जाइए। चलो गाइस क्वेश्चन 18, अब सुनो इस क्वेश्चन में देखो क्या कैलकुलेट करने को बोला है, देखो देखो देखो, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। कल अपन लोग ने एग्जाम्पल के थ्रू किया था, फाइनली अब इंस्टीट्यूट के सम सॉल्व करके बोलेंगे भाई आता है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट भी, जस्ट ब्रिंग इट ऑन। दूसरा छोड़ो, एक वही सम में इफ एनी ऑफ द प्लान्स डोमिनेट एंड कंप्यूट द ईबीआईटी रेंज अमंग द प्लान्स फॉर इंडिफरेंस, मतलब फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट भी है इसमें और इंडिफरेंस पॉइंट भी है, और इन जनरल जो अपनी दिल की धड़कन है वो यहाँ पे धड़कानी है, क्यों,
अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करना है, तो अर्निंग पर शेयर तो अभी अपना क्या हो गया, वो स्टेटमेंट क्या हो गया, दिल की धड़कन जैसा हो गया ना यार, तो दिल धड़कने दो। आइए, Ganpati Limited is considering 3 financial plans. The key information is as follows. चलो आइए, हाँ, first total investment to be raised is rupees 2 lakh. Plans of financing proportion, प्लान ए 100% इक्विटी है, प्लान बी 50% इक्विटी 50% डेट, प्लान सी 50% इक्विटी 50% प्रेफरेंस शेयर्स। इन शॉर्ट सारी की सारी चीजें इसमें अपनी कवर हो जाएंगी। डन। कॉस्ट ऑफ डेट दिया हुआ है 8%। यार मुझे ये समझ में नहीं है, कॉस्ट ऑफ डेट मतलब 8% मतलब, वेरी नाइस। तो डेट रेज करने का जो आपका खर्चा होता है, दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट, यही है वो। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड। जय बात। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सपोज मेरे पास दो ऑप्शन है, अभी मैं एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सपोज मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं पूरा का पूरा पैसा डेप्ट से रेज करूं, या मैं पूरा का पूरा पैसा प्रेफरेंस डिविडेंड से रेज करूं। डेट भी 8% है, प्रेफरेंस डिविडेंड भी 8% है, कौन सा मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, या दोनों सेम है? डेट इज मोर बेनिफिशियल क्योंकि उसमें इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट मिल रहा है मेरे को उसमें। प्रेफरेंस डिविडेंड तो मेरे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड 12,000 देने के लिए मुझे 20,000 रुपया कमाना पड़ेगा। कितना मतलब ये यार वो है, 12,000 देने के लिए मुझे 20,000 कमाना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसके लिए इंडिया में चालू हुआ समथिंग कॉल्ड एज अ पैरेलल इकोनॉमी, जिसको ब्लैक मनी बोलते हैं। मैं आपको बताता हूं क्या, सुनो। अगर आप व्हाइट में दोगे किसी को, पर प्लीज प्रॉमिस करो ये चीज किसी को बताओगे नहीं तुम लोग, पक्का? ये बात इस रूम से बाहर नहीं जानी चाहिए, तुम लोग भी अपने अपन दोनों का डिस्कशन है, बाहर नहीं जाना चाहिए। इंडिया में ब्लैक मनी इसी के लिए चालू हुआ। अब सोचो, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक घर लेना है, ठीक है, मेरे को एक घर लेना है, वो है 1 करोड़ का। कितने का? अब अगर मैं व्हाइट में ये घर लेता हूं, देन इन दैट केस होगा क्या पता है क्या, व्हाइट में मेरे पास पहले पैसा आया होगा, उसमें से मैंने 40% टैक्स दिया होगा, उसके बाद मेरे पास 1 करोड़ बचना चाहिए। मतलब इन शॉर्ट 1 करोड़ का घर लेने के लिए मेरे को 1.6 करोड़ कमाना पड़ेगा। मतलब ऐसे ही मैं देखता हूं तो 1 डिवाइड बाय 0.6 करता हूं तो 1.6 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। मतलब मैं 1.6 करोड़ कमाऊंगा, उसमें से 60 लाख से 35 to 40% गवर्नमेंट को टैक्स दूंगा, तब जाके 1 करोड़ मेरे पास बचेगा, और वो 1 करोड़ का मैं घर लूंगा। मतलब 1 करोड़ का घर लेने के लिए मेरे को कमाना कितना पड़ेगा? 1.6 करोड़। अब यही अगर मैं ब्लैक में करता हूं, तो मैं क्या ब्लैक मनी के ऊपर कुछ टैक्स देता हूं क्या? ब्लैक मनी के ऊपर मैं कुछ टैक्स देता हूं क्या? तो 1 करोड़ का घर लेना है मेरे को, और मैं पूरा घर ब्लैक में देने के लिए सक्षम हूं, तो मैं क्या करूंगा, 1 करोड़ में ही मेरे को पूरा वो घर पड़ जाएगा, क्योंकि मेरे को टैक्स ही नहीं देना ना, किसी को ब्लैक मनी है। चलो बीएमडब्ल्यू का एग्जांपल ले, सिर्फ फॉर एग्जांपल मेरा बीएमडब्ल्यू है 5 लाख रुपए का, ठीक है। अब मुझे वो 5 लाख 50 लाख 75 लाख जितने का भी है वो बीएमडब्ल्यू, वो कमाने के लिए मैं बीएमडब्ल्यू कैश में ले ही नहीं सकता, अलाउड ही नहीं, क्योंकि आरटीओ रजिस्टर कराना पड़ता है गाड़ी को, उसके बिना गाड़ी अलाउड ही नहीं है। तो आरटीओ रजिस्टर कराना है, देन इन दैट केस आपको कंपल्सरीली व्हाइट में ही खरीदना पड़ता है। अब अगर वो 75 लाख का गाड़ी है, तो मुझे पहले कमाना पड़ेगा करोड़, फिर 75 लाख का आप ले पाओगे। इसके लिए इंडियन बिजनेसमैन प्रिफर पेइंग इन कैश, क्योंकि वो कैश में कमाया, टैक्स नहीं दिया, टैक्स में व्हाइट ब्लैक में खर्चा कर दिया, मेरा सीधा बैठा बैठा 40% बच जाता है यार। बट ये बात वैसा है, ठीक है। एनीवे, सो अगर मेरे को प्रेफरेंस डिविडेंड चाहिए, प्रेफरेंस डिविडेंड रेज करता हूं, तो मुझे ग्रॉस जाके उतना एक्स्ट्रा कमाना पड़ेगा। उससे अच्छा डेट है यार, टैक्स इंटरेस्ट भी भरने को ठीक है, बट उस पर एटलीस्ट मेरे को टैक्स बेनिफिट तो मिल जाता है। चलो आइए आइए,
कैश में गाड़ी नहीं ले सकते यार, आज की तारीख में ये सब कुछ अलाउड नहीं है भाई, क्या बताऊं तुमको, क्योंकि आरटीओ रजिस्ट्रेशन का बात आता है, तो यू कैनॉट डू। क्या आप लोगों को पता है बॉम्बे में जब आप घर खरीदने को जाते हो, यू वुड ऑब्वियसली यू कैन आस्क योर पेरेंट्स, तो एक रेट चलता है, वो आपको पूछते हैं कच्चे में कितना, ठीक है, उसको ऐसा बोलते हैं पार्सल कितना लोगे, दवाई कितना लोगे, ऐसा सब वर्ड्स होते हैं। प्लीज हाँ, बट ये मैं नहीं बोला, मैं बोला क्या ऐसा, सुनो। सो इन बॉम्बे में द रेट इज, से फॉर एग्जांपल आई हैव ओन होम, तो मैं जब रियल एस्टेट से डील करने जाता हूँ ना, तो बात होता है हमारा कच्चे में कितना दोगे, एंड बॉम्बे का रेट कुछ साल पहले तक चल रहा था 60-40, 60 व्हाइट 40 ब्लैक, मतलब 1 करोड़ का अगर घर है, एग्जाम्पल 1 करोड़ में, तो आज की तारीख में बॉम्बे में तो घर आपको पता ही है कुछ भी नहीं आता है यार, 1 BHK आएगा एक छोटा बस। तो 1 BHK का घर मेरे को अगर 1 करोड़ का लेना है, तो 40% ब्लैक में देना पड़ता था, 40 लाख, और 60% व्हाइट में। अभी थोड़ा चेंज हो गया, अभी तो काफी सारे रेरा और ये सब की काफी सारी चीजें आ गई है, तो इसके लिए ब्लैक थोड़ा बहुत कम हो गया, 80-20 हो गया अभी तो, मतलब 80 इज व्हाइट, 20 इज ब्लैक, वैसा। बट दिस इज हाउ पैरेलल इकोनॉमी वाज क्रिएटेड इन इंडिया, बिकॉज एक टाइम था जब इंडिया का टैक्स रेट था 95%, मतलब मैं 100 रुपया कमा रहा हूं, तो उसमें से 95 मेरे को गवर्नमेंट को देना है, 5 रुपया मैं अपने पास रख रहा हूं, तो मैं कमाऊं भी क्यों। तो इसलिए पब्लिक ने सोचा ऐसा करते हैं, हम गवर्नमेंट को दिखाएंगे ही नहीं हमारा व्हाइट इनकम ही नहीं दिखाया, तो हमको टैक्स ही नहीं भरना पड़ेगा। ऐसे करते करते लोगों ने कैश जमा करना चालू कर दिया। दैट्स हाउ द होल सिस्टम वर्क्स, मतलब खाली तुम लोगों को एक इको सिस्टम बता रहा हूं मैं, दैट हाउ द फाइनेंशियल वर्ल्ड मूव्स, वैसा। अब कैश आया तो उसको इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास दो ही जगह बचती है, एक रियल एस्टेट और दूसरा गोल्ड। दीज आर द ओनली टू प्लेसेस वेयर यू कैन पॉसिबली इन्वेस्ट योर ब्लैक मनी। वो भी अभी सब कम हो रहे हैं, क्योंकि अभी उसपे भी गोल्ड लेना है तो पैन कार्ड मांगते हैं एंड सो मेनी अदर फॉर्मेलिटी। एनीवेज, सिर्फ डिस्कशन था, तो टैक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर एनी कंट्री एंड फॉर एनी डिस्कशन। चलिए आइए, अब अपने को यहाँ पे ये क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है ईपीएस एंड फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, एंड इंडिकेट करना है प्लान्स ऑफ इंडिफरेंस। तो उसके लिए क्या ईबीआईटी होगा, सबसे पहले फटाफट ईपीएस कैलकुलेट कर लेंगे। लेट द गेम बिगिन, स्टार्ट, कम ऑन। क्वेश्चन 18 सोल्यूशन से स्टार्ट कर रहे हैं अपन लोग, एक सिंपल सा स्टेटमेंट बनाएंगे। प्लान ए है ओनली इक्विटी, प्लान बी है आई थिंक इक्विटी प्लस डेट, प्लान सी है इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, और वाइस वर्सा। लेट्स स्टार्ट। चलिए, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। प्लान ए इज ओनली इक्विटी, एम आई राइट? खाली इक्विटी शेयर कैपिटल है। प्लान बी इज इक्विटी प्लस डेट है, ओके। प्लान सी है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। पार्टिकुलर आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार मुझे एकदम लास्ट पॉइंट पे ईबीआईटी दिख गया, कितना? 80,000। आपको भी दिख गया क्या? तो लिखो ना फिर, देखो ईबीआईटी 80,000, 80,000, 80,000, ठीक है। लेस अपन करते हैं इंटरेस्ट, फर्स्ट और थर्ड केस में आएगा ही नहीं, सेकंड केस का इंटरेस्ट आओ देख लेते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, अपन लोग ने अमाउंट कैलकुलेट नहीं किया, बट कैन आई से टोटल इन्वेस्टमेंट 2 लाख है, उसमें से डेट है 50%, तो 1 लाख डेट हुआ। क्या अलग से इसका कोई वर्किंग नोट दिखाने का जरूरत है कि उधर ही अंदर अंदर समझ जाएगा, राइट? तो चलो इधर ही लिख लेते हैं ना अपन यार। भाई मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है 2 लाख, इस 2 लाख का 50% मैं ये वाले प्लान में डेट में डाल रहा हूं,
उसका इंटरेस्ट अमाउंट कितना है? 8%। कितना हुआ? 8। तो क्या आया? ईबीटी 80,000, 72,000 एंड 80,000। लेस मैं कर दूंगा इमीडिएटली टैक्स एट द रेट 50%। तो 50% में हो जाएगा मेरा, तो मैं लिख दूंगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गाइस। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 40, 36 एंड 40। लेस मैं करूंगा प्रेफरेंस डिविडेंड विच विल बी अ पार्ट ऑफ प्लान सी। सो वो भी मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। फर्स्ट में डैश, सेकंड में डैश। मुझे बताओ ना, प्लान सी का कितना आएगा? 2 लाख इंटू 50%, सेम एज डेट। दैट्स राइट, दैट्स राइट। इंटू 8%, तो कितना आया? 8,000। डन। चलो अब मेरे पास आ जाता है पाफेश, अर्निंग आफ्टर टैक्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स ईच, जो आप नाम देना चाहें। सो मेरे पास बचता है 40,000, 36,000 एंड 32,000। लो, अभी अपन जो बात कर रहे थे वो एकदम क्लियर हो गई। इधर देखो ना, इसमें मेरे पास नेट बचता है 36,000 प्लान बी में, विद द सेम बोरोइंग, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब देखो, डेट 1 लाख है, प्रेफरेंस शेयर भी 1 लाख है। डेट का इंटरेस्ट 8%, प्रेफरेंस का डिविडेंड भी 8%, बराबर के नहीं? फिर भी मेरा कौन सा बेटर रहा? प्लान बी बेटर रहा ना। प्लान बी में देखो, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 36,000 आ रहे हैं, हाँ कि ना? सो दैट टेल्स मी दैट एनी टाइम डेट इज बेटर देन प्रेफरेंस शेयर्स, एंड दैट इज द रीजन आज की तारीख में इंडिया में प्रेफरेंस शेयर्स यू विल हार्डली सी, हार्डली। आइए, सो दिस डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कर लेंगे इमीडिएटली। हाँ, तो कितना आ रहा है? फर्स्ट केस में इट इज 2 लाख। देखो, अभी जब तक डिवाइड बाय इक्विटी शेयर नहीं किया तब तक प्लान ए सही लग रहा है। अब देखो कैसे वक्त बदलेगा, जज्बात बदलेंगे। सो 2 लाख डिवाइड बाय कितना इक्विटी शेयर? 10 पर इक्विटी शेयर। ब्रदर देखो, देखो जरा ध्यान दो। इट्स ओके, कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं होते। आओ इधर, इधर देखो। इक्विटी शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 10 विल बी इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर। सो गुड टू मेक दीज मिस्टेक्स हियर। ध्यान रखना एग्जाम में, यू हैव टू बी वेरी वेरी पार्टिकुलर इन रीडिंग द क्वेश्चन। सो यहां पे वी विल से 10 प्लस 10, 20 रुपीज पर शेयर। कितना आता है? क्या बात कर रहे हो? 10,000 इक्विटी शेयर्स, नाइस। दूसरे में 5,000 इक्विटी शेयर एंड 5,000 इक्विटी शेयर। फाइनली मुझे मिल जाता है ईपीएस एंड अर्निंग आफ्टर टैक्स। जिसका हाईएस्ट था उसका ईपीएस आते आते लोएस्ट हो गया। ओके, तो ये हो जाता है 4, 7.2, 6.4। कोई शक नहीं। इसका भी एक वर्किंग लिख देना कि ये 5,000 कैसे आया। सो इट इज 2 लाख रुपीज डिवाइड बाय, ये इधर मेरा 20 रुपीज के जगह इधर 1 लाख हो जाएगा, क्योंकि अब मेरे पास 1 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल है खाली। डिवाइड बाय 20 रुपीज पर शेयर। ठीक है, डन।
हाँ, डन डन। अब आ जाओ गाइस, अब सेकेंड और थर्ड पार्ट, थोड़ा 2 मिनट दो, तुम लोग ट्राई करोगे। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करो और इंडिफरेंस पॉइंट फाइंड करो फटाफट, क्विकली गाइस, कम ऑन। इसका कंक्लूजन अपन लिख देंगे ना, ऑल्टरनेट टू इज बेटर। अभी तक जितने सम के ऑल्टरनेट टू ही बेटर है, वो एक्सीडेंटली। As per EPS, alternative 2 is better. Chalo, now we will calculate. Now we will. हाँ, अब अपन कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे? द फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। आ जाओ, देखो अभी जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग के सम्स कर रहे हैं ना, तो अपन अपनी लैंग्वेज में थोड़ा लिखेंगे उसमें, क्या मैं बताता हूँ। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, दोनों है ना चालू होते हैं ईबीआईटी से ही। तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है क्या, ऐसा ईबीआईटी जहां पे बेटा, करेक्ट, जहां पे ईपीएस 0 हो, ठीक है। तो अब मैं फाइंड करता हूं प्लान ए का। प्लान ए में खाली इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो मुझे पता है जब फुल इक्विटी होता है तो उसमें तो कुछ कैलकुलेशन ही नहीं करना है, ईबीआईटी को खाली 0 हो गया तो काम हो गया। तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट एट ईबीआईटी इज इक्वल टू 0। अब फिर अपन लोग लिखेंगे प्लान बी, एंड यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस डेट इज इक्वल टू, तो यहां पे अपन लिखेंगे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट एट, पहले लिखना बेटा ईबीआईटी इज इक्वल टू इंटरेस्ट, प्लीज सीधा 8000 मत लिखना, योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। आई थिंक दिस इज द 100th टाइम मैं बोल रहा हूं, फॉर्मूलाज लिखना कॉस्टिंग एफएम में कंपलसरी है, दोबारा मत पूछना। प्लान सी, yes, plan C. Plan C is preference share capital plus equity. तो इधर आएगा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट एट द रेट, तो यहां पे ईबीआईटी होता है ऐसा पॉइंट जहां पे प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स विल कम। ओके, तो कितना है प्रेफरेंस डिविडेंड गाइस, 8000 अपॉन 1 माइनस टैक्स, टैक्स से कितना है 40%, 50%, ओके। सो इन शॉर्ट ये 8000 का प्रेफरेंस देने के लिए पहले 16000 कमाने पड़ेंगे।
ओके गाइस, सो चलो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। अब मैं कर रहा हूं, तुम लोग का प्लान ए बी सी फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कहा गया है। अब आपको 3 इंडिफरेंस पॉइंट फाइंड करने हैं। ए और बी का अपन लोग कर लेते हैं साथ में। चलो आ जाओ। सो अभी अपन लोग कर रहे हैं इनडिफरेंस पॉइंट, ठीक है। सो इनडिफरेंस पॉइंट मैं भी क्या कर रहा हूं पता है, मैं इनडिफरेंस पॉइंट कर रहा हूं फाइंड प्लान बी और प्लान सी का। यस वेदांत, क्या डाउट है भाई तेरे को, बोल। इनडिफरेंस पॉइंट मैं प्लान बी और प्लान सी का कर रहा हूं इनडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट। आप लोग तीनों का करना ऑब्वियसली, प्लान बी प्लान सी। याद रखना at indifference point, guys, at indifference point, EPS of plan B is equal to EPS of plan C. आइए अब यहां पे क्या आएगा, EPS ऑफ प्लान बी में इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस डेट है, एंड इधर है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस डेट में क्या लिखेंगे अपन लोग, EBIT minus interest guys into 1 minus tax the whole upon number of equity shares of plan B. EBIT अब यहां पे इंटरेस्ट नहीं आएगा, into 1 minus tax minus preference dividend upon number of equity shares of plan C, ठीक है। अब इसमें से क्या क्या इन्फो देखते हैं अवेलेबल है, इंटरेस्ट है, टैक्स है। सो लेट EBIT बी एक्स। अच्छा है, मैं एक चीज लिखना ही भूल गया, मैंने तुम लोगों को बोला था स्टार्टिंग में जब सम्स कर रहे हैं तो लिखो इनडिफरेंस पॉइंट क्या होता है, ऐसा EBIT जहां पे दोनों प्लान्स का EPS सेम हो, बराबर। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ऐसा EBIT जिस जहां पे EPS 0 हो। यहां पे मेरा इंडिफरेंस पॉइंट होता है ऐसा EBIT जहां दोनों प्लान्स का EPS सेम हो, ठीक है। सो अब लेट EBIT बी एक्स। अच्छा EBIT कितना है नहीं पता सर, एक्स लिया है उसको, माइनस इंटरेस्ट है इधर 8000, 1 माइनस टैक्स रेट कितना है 0.5 सर, द होल अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अपन लोग ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। यहां पे भी है 10,000 इक्विटी शेयर्स, नहीं 5,000 ना, यहां पे भी है 5,000 इक्विटी शेयर्स, एंड यहां पे EBIT 1 माइनस टैक्स minus preference dividend 8,000 the whole upon, and yes we will write here 5,000 equity share। मैं बोलता हूं कट। अब क्या बचता है, आजा। सो अब बचेगा x माइनस 4,000 बच रहा है गाइस, 0.5, हाँ 0.5 x माइनस 4,000, दैट्स राइट। जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे ना गाइस, सो 1 माइनस 0.5 को आप इधर सीधा 0.5 ही लिख लीजिए और फिर उसको ओपन कीजिए, इज इक्वल टू ये भी आपका हो जाएगा 0.5x माइनस 8,000। ऐसे कैसे, तो 0.5 तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ, सो इन शॉर्ट
इन दोनों का कोई इनडिफरेंस पॉइंट है ही नहीं। कुछ नहीं, यहाँ पे लिख के बताएंगे अपन। नहीं नहीं, अरे ऐसे ऐसे कैसे यार, सिचुएशन ही अलग है ना। जरूरी नहीं है, सी ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे दोनों प्लान का ईपीएस सेम हो जाए। अब हो सकता है ना ऐसा कोई ईबीआईटी हो ही ना जहां पे दोनों प्लान का ईबीआईटी सेम हो। सो दैट्स फाइन, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। वी हैव सॉल्व्ड, वी डिडंट गेट इट, डन, वी आर कंक्लूडिंग। अरे बोलो यार, डन, चलो। सो सिंस we cannot get क्या नहीं मिल रहा है अपने को, EBIT, therefore plan B and plan C do not have an indifference point. ठीक है, चलो ठीक है। अब तुम लोग ने प्लान ए और बी का बनाया, उसका ईबीआईटी आ रहा है 16,000 कुछ आ रहा होगा। प्लान ए और सी में भी आ रहा है कितना, 32,000। फेयर इनफ, तो अभी मैं प्लान ए और बी का मैं बना देता हूं। तुम लोग ए और सी का भी 16 आ रहा है। माधुरी कुछ गलत है। डन। चल आगे बढ़ते हैं। अरे फोटो ले लेना राजा। वो बातें नहीं कर रहा, बातें नहीं कर रहा है ना तुम वही। चल प्लान ए किसके साथ, प्लान बी के साथ करते हैं। चलो, कुल इक्विटी वर्सेस इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस डेट। सो EBIT 1 माइनस 0.5 अपॉन सीधा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है। गाइस कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है इधर, 10,000 है ना, 10,000, यस, इज इक्वल टू EBIT माइनस इंटरेस्ट। माधुरी जी क्या है आपका प्लान ए सी 32, क्या मिस्टेक था। ठीक है, अब मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि अभी समझो कभी आपका सेम आया तो ही आपको शक चले जाना चाहिए कि सेम आ ही कैसे सकता है, क्योंकि एक तो आपने को टैक्स का ग्रॉस अप करके वाला चाहिए था, तो वो तभी दिमाग लगा लेना। और वो डिफरेंस वही है 16,000 डिवाइड बाय 0.5, 32,000 एंड दिस इज 5,000। वन जार टू जार
तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4000, 2x, ये 0.5x आएगा गाइस, ये 0.5x आएगा। तो 2 इंटू 0.5x इज 1x माइनस 8000, ये इधर, ये इधर, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 0.5x इज इक्वल टू 8000, x इज इक्वल टू ये 16,000। डन डन डन, बराबर ना गाइस? 2 मिनट कॉपी कर लो, एनी डाउट्स प्लीज आस्क, इफ नॉट वी आर डन। चलो गाइस, सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। चलेंगे अगले प्रश्न के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 20 एवरीबॉडी। ओपन क्वेश्चन नंबर 20। Alpha Limited is the name of the question. Please pay attention. Alpha Limited requires funds. Alpha Limited requires funds amounting to rupees 80 lakh for its new project. To raise the funds, company has the two alternatives: issue equity shares of rupees 100 each at par amounting to rupees 60 lakh and borrow the balance amount at the interest of 12% per annum, or issue equity shares of rupees 100 each at par and 12% debentures in equal proportion. Income tax rate is 30%. Identify the point of indifference between the available two modes of financing and state which option will be beneficial in different situations. ये जो ग्रीन में मैंने हाईलाइट किया ना गाइस, इसके लिए ये सम करवाना, क्योंकि फर्स्ट पार्ट आपसे हो जाएगा। तो चलो फर्स्ट पार्ट साथ में करते हैं, सेकेंड पार्ट जो ग्रीन वाला है वो अपन डिस्कस कर लेंगे। आ जाओ, गिव हेडिंग क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन? 20 सॉल्यूशन। हाँ, अमाउंट कितना है? 80 लाख। डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स। दो अल्टरनेटिव दिया ना उसने गाइस फाइनेंसिंग का, देखो। सो रिक्वायर्स फंड्स अमाउंटिंग टू 80 लाख फॉर इट्स न्यू प्रोजेक्ट। टू रेज द फंड्स, कंपनी हैज द फॉलोइंग टू अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव 1 में है इशू इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एट पार अमाउंटिंग टू रुपीज 60 लाख एंड बाकी का 20 लाख बोला है बोरो एट 12% इंटरेस्ट। सो वी विल क्विकली राइट दिस डाउन कि भाई देखो, मेरा अल्टरनेटिव 1 में है
इक्विटी शेयर कैपिटल से मैं ₹60 लाख रेस करूंगा एट 100 एट ₹100 at par. So at the rate face value ₹100. तो आप मेरे को बताओ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इस केस में मैंने कितना इशू किया गाइस 60,000 एम आई राइट अपने को चाहिए तो अपन ब्रैकेट में लिख भी देंगे ₹60 लाख डिवाइड बाय 100 पर शेयर फिर दूसरा है अपना इक्विटी शेयर कैपिटल के नीचे डेट डेट का क्या सीन है गाइस डेट कितना है करेक्ट ₹20 लाख एंड उसका इंटरेस्ट दे दिया है एट द रेट 12% पर एनम तो ये एक मेरा सॉर्टेड हो गया इधर अब मैं इधर मेरा ऑल्टरनेटिव 2 निकालता हूं ऑल्टरनेटिव 2 में सेम चीज में बोला है बट अभी बोला है इशू इक्विटी शेयर्स एट 100 एट पार एंड 12% इन इक्वल प्रोपोर्शन सो 80 लाख का इक्वल प्रोपोर्शन विल बी 40 लाख ₹40 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल का एट द रेट सेम ₹100 each तो 40,000 इक्विटी शेयर्स यस गाइस एंड दूसरा डेट है डेट इज कितना रुपीज हाँ इंटरेस्ट एट द रेट 12% बचा हुआ अमाउंट 40 लाख चलो कमन याद रखना इन जनरल जो एक पॉइंट है वो है टैक्स इज 40% ठीक है अपने को फाइनल सॉरी टैक्स इज 30% एंड याद रखना कि इसमें जो ईबीआईटी आएगा वो इन डिफरेंस पॉइंट के बाद भी एक पॉइंट अपने को डिस्कस करना बट पहले फटाफट ट्राई टू सॉल्व इट आउट स्टार्ट चल सो अभी मैं फर्स्ट पार्ट ट्राई कर रहा हूं फर्स्ट एंड सेकंड आइए तो आइए 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 आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ इनडिफरेंस बिटवीन द अवेलेबल टू मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग सो अब मेरे को फाइंड आउट करना है इनडिफरेंस मैंने तुम लोग को बोला था जब तुम लोग लिखो ना तो साथ में अपना जो हिंदी वर्जन है वो भी लिखो इनडिफरेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है गाइस ऐसा ईबीआईटी जहां पे दो प्लान्स का ईपीएस सेम हो यार ये बार बार मैं ही तुम लोगों को बोल रहा हूं तुम लोगों की भलाई के लिए अब तुम लोग कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे क्या मतलब फिर नहीं मतलब तुम भी बोलो ये चीज ऐसा ईबीआईटी जहां दोनों प्लान्स का ईपीएस सेम हो चलो आ जाओ चलो प्लान ए विद प्लान बी
आइए, प्लान ए विल बी EBIT minus interest into 1 minus tax number of equity shares. Guys, I hope आप लोग फॉर्मूला भी लिख रहे हो मेन आंसर के पहले. Yes, please make it a habit, guys. एंड यहाँ पे आ जाएगा ये दूसरा. चलो अब सॉल्व करना है इसको. EBIT x माइनस इंटरेस्ट भी मैंने कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पे, and that is 2,40,000 in first case and second case is 4,80,000. So x minus 2,40,000 into 1 minus 0.3 upon number of equity shares कितना है? करेक्ट. फर्स्ट केस में 60,000, सेकंड केस में 40,000 is equal to सेकंड केस में है 40,000 equity shares. The EBIT is x minus, correct, 4,80,000, huh, guys, into 1 minus 0.3. 1 जा इधर 0.5 जा, पूरा आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर. ये है 0.7, 0.7, ये भी कट, ये भी कट, ट्रू. तो ये इधर आ जाएगा. सो 1x minus 2,40,000 is equal to 1.5x minus 720, is it? Correct. So therefore 0.5x कितना आ रहा है? 4,80,000. Correct. X is equal to 9,68,000. Done. That is at EBIT of rupees 9,60,000 we are indifferent. Done. अब सुनो, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ. ये सब लोगों का यही आंसर आया है मेरे बिना? हाँ, एक बार देख लो आप लोग, किसी को कुछ और लिखना है तो लिख लो. गाइस, अब आते हैं अपन नेक्स्ट अपने पॉइंट के ऊपर. एंड दैट इज, देखो अब मेरे को एक बात बताओ, अपना EBIT क्या आया अभी? करेक्ट, दैट्स राइट, 9,60,000. कैन आई से, अब मैं कहना ये चाहता हूं, बेसिकली मेरा कंक्लूजन ये है कि अब मैं ऑल्टरनेटिव 1 लू या ऑल्टरनेटिव 2. कैन आई से मेरा EPS दोनों भी इस बाजू में सेम ही रहेगा? करेक्ट. सो ये अपने को समझ में आ गया. अब क्लाइंट को अपन लोग ये चीज जाके बोल देंगे कि भाई देखो, अगर आपका 9,60,000 का EPS आता, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आता है, देन आप ऑल्टरनेटिव 1 भी चूज कर सकते हो, आप ऑल्टरनेटिव 2 भी चूज कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम. अब उसका पॉइंट है, वो बोल रहा है सर संकल्प जी, मुझे लग रहा है कि मेरा टोटल अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आएगा 10,75,000. या फिर अगर वो बोलता है कि मेरा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स किसी भी हालत में 8.5 लाख के तो ऊपर जाएगा ही नहीं, तो फिर मैं क्या EBIT चूज करूं? आई मीन कौन सा प्लान चूज करूं? इज व्हाट द क्वेश्चन दैट माय क्लाइंट इज गोइंग टू आस्क मी. सो चलो देखते हैं यहां पे क्या होता है. तो एट इंडिफरेंस पॉइंट, एट indifference point, both plans same, but अगर if
EBIT more than indifference point, ठीक है, if EBIT more than indifference point, तो आपको चूज करना होता है ऑल्टरनेटिव विद हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट. चूज ऑल्टरनेटिव with high rate of interest. And समझो, if EBIT less than indifference point, then आपको चूज करना होता है ऑल्टरनेटिव with low rate of interest. ठीक है. अब आप लोगों को मैं कुछ अभी का अभी करने को दे रहा हूं. कैलकुलेट EPS for both plans if EBIT 9,50,000, EBIT 9,70,000. ये आपको लेना है एज अ होमवर्क. ठीक है. सो ये आपको एज अ ट्राई करना है और क्रॉस टैली कर लेना है कि ऊपर मैंने जो लिखा है दैट थिंग वर्क्स और नॉट. चलो, question number 19, guys. Come to question number 19. Yo-Yo Limited. उसको बोला क्या नाम है तेरा? मोक्षा. कितनी बातें माधुरी से और मोहित से. चलो, Yo-Yo Limited presently has rupees 36 lakh in debt outstanding, bearing an interest rate of 10%. It wishes to finance a 40 lakh expansion program and is considering three alternatives: additional debt at 12% interest, preference shares with an 11% dividend, and the issue of equity shares at rupees 16 per share. Company presently has 8 lakh shares outstanding and is in 40% tax bracket. If earning before interest and tax are presently for 15 lakh, determine earning per share for three alternatives, assuming no immediate increase in profitability. मतलब समझ रहे हो? मतलब मेरे को नया अभी ऑल्टर प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3, तीनों प्लान का मेरे को कैलकुलेट करना है ईपीएस. बट मेरा ईबीआईटी जो करंटली है ना 15 लाख, वो बाद में भी उतना ही कंटिन्यू होगा. सो मेरे ईबीआईटी में कोई चेंज आने वाला है क्या? नहीं, क्योंकि बहुत क्लियरली यहां पे बोला है दैट नो इमीडिएट इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी. पहली बात. दूसरी बात जो अपने को यहां पे समझनी है वो है दैट एडिशनल डेट 12%. एडिशनल जो मैं अगर पैसा ले रहा हूं डेट से तो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा. तो मेरे को बताओ कि करंट जो मैंने इंटरेस्ट है क्या वो भी 12 पे जाएगा क्या? नहीं, खाली एडिशनल डेट मेरा उस पे जाएगा. जो मैं नया प्रेफरेंस डिविडेंड दूंगा उसका क्या सीन रहेगा?
सॉरी, करेक्ट, तो वो 11% पे जाएगा। एंड इक्विटी शेयर्स अगर मेरे को नए इशू करने हैं, दैट विल बी एट 16 पर शेयर। कंपनी के पास करंटली कितना डेट है ऑलरेडी? 36 लाख इन डेट ऑलरेडी है, जिसके ऊपर 10% है, वो 10% ही कंटिन्यू रहेगा। नए डेट के ऊपर मेरे को जो 12% है वो देखना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, ठीक है। कंपनी के पास करंटली 8 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग है इन द 40 लाख टैक्स ब्रैकेट। ठीक है, अब 40 लाख रुपीस मैं कैसे रेस करूंगा? प्लान 1 फुल डेट, प्लान 2 फुल प्रेफरेंस, प्लान 3 स्टार्ट। कौन तीनों केस में ईबीआईटी से स्टार्ट होगा। ईबीआईटी कितना है? 15 लाख जो दिया हुआ है। स्टार्ट एवरीवन, कौन? ओके गाइस, चलो, सो आई एम स्टार्टिंग। चलो, नाउ मेरे पास तीन इधर ऑप्शंस है। एक है ऑल्टरनेटिव 1, एक है ऑल्टरनेटिव 2, एक है ऑल्टरनेटिव 3। ऑल्टरनेटिव 1 बोलता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तीनों का ऑल्टरनेटिव में आएगा तो 15 लाख ही, 15 लाख, 15 लाख एंड 15 लाख। ठीक है, पहला है मेरा फुल डेट, सेकंड है फुल प्रेफरेंस, थर्ड है फुल इक्विटी। नहीं, फर्स्ट कौन सा है? फुल डेट, मतलब अपने ऊपर ही है ना, अपन जो भी लेना है ले सकते हैं। सो वी आर टेकिंग फर्स्ट फुल डेट, सेकंड में फुल प्रेफरेंस, थर्ड में फुल इक्विटी। आ जाओ, अभी आ गया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेस, मैं क्या करने वाला हूं? इंटरेस्ट। चलो, अब फर्स्ट वाले ऑल्टरनेटिव में इंटरेस्ट मेरा कितना आएगा? सो लेट्स डू द कैलकुलेशंस। द इंटरेस्ट इन फर्स्ट ऑप्शन विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एम आई राइट? एक एडिशनल फंड्स का और दूसरा नॉर्मल फंड्स का। नॉर्मल फंड्स का मेरा डेट है 36 लाख एंड उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। सो यहां पे डेट है 36 लाख इंटू 10% विच इज 3,60,000 एंड दूसरा है मेरा नया, अभी नया मैंने कितना फंड्स रेज किया है? 40 लाख ना, उसका 10% 4 लाख। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Sorry, that is at 12%, so that will be 4,80,000. ओके, अब आता है ऑल्टरनेटिव 2 गाइस।
हाँ, अब ऑल्टरनेटिव 2 पे आ जाओ। ऑल्टरनेटिव 2 में फुल प्रेफरेंस है, बट ये 3,60,000 तो रहेगा ही ना यार। सो वो मैंने लेस कर दिया। ऑल्टरनेटिव 3 में फुल इक्विटी में भी 3,60,000 तो मेरा रहेगा ही रहेगा। अब मेरे पास आता है इज इक्वल टू ईबीटी। सो ये कितना आएगा? 360 माइनस, तो 15 लाख माइनस 360 माइनस 480, 6,60,000। 15 lakh minus 360, 11,40,000, and 15 lakh minus 360, 11,40,000। तो इधर तक सॉर्टेड है। लेस मेरे को करना है टैक्स। टैक्स है मेरा एट द रेट 40%। सो ये मैं माइनस कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 660 minus 40% is 3,96,000. So 3,96, 1140 minus 40% कितना बचता है? 6,84 in both the remaining cases. अब जो फर्स्ट केस है उसका तो पूरा गेम हो गया है भाई, अब उसमें कोई डिडक्शन नहीं है। बट मेरा थर्ड केस है प्रेफरेंस डिविडेंड का, वो अब मेरा इधर माइनस होगा। सो यहां पे 3,96,000 में से कोई प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस नहीं होगा। ऑल्टरनेटिव 2 का अगर मैं बात करता हूं तो फुल प्रेफरेंस है, तो उसमें पूरा का पूरा कितना है प्रेफरेंस डिविडेंड, कितना आएगा गाइस? मतलब कैसे किया? 36 लाख ना, नहीं सॉरी 40 लाख मल्टीप्लाई बाय 11%। 11% तो कितना आता है? 4,40,000। अब मेरे को बताओ आगे। इसमें कुछ भी प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा क्या? नहीं। सो फाइनली आई विल गेट earnings after tax for equity shareholders 3,96,000। 684 माइनस 440 कितना होता है? हाँ, 2,44,000 and 6,84,000 divide by number of equity shares। कितना आएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स? अब देखो, फर्स्ट केस में मेरे पास बोला हुआ है 8 लाख शेयर्स है, और उसमें मैंने पूरा का पूरा डेट से ही निकाला है। सीधा मैं 8 लाख शेयर से ही डिवाइड करूंगा। सेकेंड केस में बोला है फुल प्रेफरेंस ही है, तो उसमें भी मैं 8 लाख से डिवाइड करूंगा। थर्ड केस में मेरा इक्विटी शेयर्स इंट्रोड्यूस हुआ है, 8 लाख प्लस कितना, कितने का है नया शेयर्स? ₹16 पर शेयर ना, मतलब कितना नया शेयर्स? 40 लाख डिवाइड बाय 16, 2,50,000 इक्विटी शेयर्स। तो यहां पे 40 लाख रुपीज डिवाइड बाय 16 पर शेयर 2.5 लाख। सो ये हो जाता है 10,50,000 शेयर्स। फाइनली मुझे मिल जाएगा अर्निंग्स पर शेयर 396 डिवाइड बाय 8 लाख कितना आएगा? 0.495 पर शेयर। 244 डिवाइड बाय 8 लाख कितना आएगा? 0.305 पर शेयर। एंड लास्ट 0.651 पर शेयर। ठीक है। सो अब मेरे को देखो, फर्स्ट पार्ट में उसने क्या कैलकुलेट करने को बोला था कि डिटरमाइन द अर्निंग पर शेयर फॉर 3 अल्टरनेटिव्स अज्यूमिंग नो इंक्रीज। सो ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब मैं आ रहा हूं मेरे सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के ऊपर। एनालाइज विच अल्टरनेटिव वुड यू प्रिफर। कौन सा अल्टरनेटिव प्रिफर करेंगे अपन? अल्टरनेटिव 3 ना,
ऑल्टरनेटिव 3 क्यों? क्योंकि इट गिव्स द हाईएस्ट ईपीएस। अब यहां पे देखो क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ ये सोचो। अब फर्स्ट केस में मेरा इंटरेस्ट बढ़ रहा है। प्लीज गाइस, कॉन्सेप्ट का बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। फर्स्ट केस में मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट बढ़ रहा है, इंटरेस्ट का अमाउंट बढ़ रहा है मेरा, बट प्रॉफिट बढ़ा क्या? नहीं, पहले भी 15 लाख था, अभी भी 15 लाख है। सेकेंड केस में भी प्रेफरेंस डिविडेंड मतलब फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ रहा है, बट सामने प्रॉफिट बढ़ा क्या? नहीं। थर्ड केस में प्रॉफिट नहीं बढ़ा, वो ठीक है, बट एटलीस्ट मेरा इंटरेस्ट भी नहीं बढ़ा ना। समझे क्या? इसके लिए बोल थर्ड केस में अपने को संभाल लिया। सो हियर वी विल राइट डाउन, वी विल चूज ऑल्टरनेटिव 3, we will choose alternative 3 as it gives the highest EPS. ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कंप्यूट हाउ मच ईबीआईटी, क्या बोला, कितना ईबीआईटी नीड टू इंक्रीज द नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव वुड बी बेस्ट। बेसिकली वो बोल रहा है क्या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे मैं प्लान ए बी सी जो भी है उसके लिए इनडिफरेंट हो जाऊंगा। सो अभी देखो पूछा क्या है उसने, हाउ मच ईबीआईटी नीड टू इंक्रीज बिफोर द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव वुड बी टेकन। अभी फिलहाल मेरा सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है? ऑल्टरनेटिव 3 प्लान सी। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है? प्लान ए 0.495। सो मेरे को यहां से यहां पे अगर जाना है तो मेरा इन डिफरेंस पॉइंट क्या होगा? दैट इज द नीड ऑफ द क्वेश्चन। वर्ड देगा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है मेरा प्लान ए। सो मेरे को अब कंपैरिजन करना है प्लान ए एंड प्लान सी का। डन। सो आ जाओ लिखते हैं इधर अपन लोग दैट इन डिफरेंस पॉइंट, इन डिफरेंस पॉइंट, हाँ किसका? प्लान ए विद प्लान सी, मतलब बेसिकली इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस डेट एंड इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस डेट प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें प्लस डेट, जो इसमें एडिशनल फंडिंग आया क्या ना, इसे इसमें जो एडिशनल फंडिंग आया वो एडिशनल डेट का आया ना, और इसमें जो एडिशनल फंडिंग आया वो इक्विटी शेयर कैपिटल का आया ना। अरे बोलो यार। तो दैट इज व्हाट इज टू बी कंपेयर्ड। फॉर्मूला अपना वही रहेगा, ईबीआईटी अगर प्लान ए है तो इनडिफरेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है? ऐसा पॉइंट जहां पे मेरा ईपीएस ऑफ बोथ प्लान्स सेम आए। सो यहां पे अपने को ऐसा लिख देने का, ऐसा पॉइंट जहां पे ईपीएस सेम आए। सो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, कितना आ रहा है इंटरेस्ट? सो 8,40,000 आ रहा है प्लान ए में इंटरेस्ट। सो 8,40,000 इंटू 1 माइनस टैक्स द होल अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। फर्स्ट केस में है 8 लाख इक्विटी शेयर्स, एंड इसको मैं करता हूं इज इक्वल टू प्लान सी के साथ। प्लान सी का क्या सीन है? इक्विटी शेयर प्लस डेट प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सो प्लान सी आ जाएगा ईबीआईटी माइनस, अब प्लान सी में खाली 3,60,000 ही माइनस हो रहा है। सो 3,60,000 इंटू 1 माइनस एक्स द होल अपॉन, अब मेरा इक्विटी शेयर यहां पे बढ़ रहा है कितना? 10,50,000 हो रहा है ना गाइस, ये ऑलरेडी अपन लोग ने कैलकुलेट करके रखा है। सो इधर आ जाएगा 10,50,000। समझ रहा है एवरीबॉडी? चलो प्लीज कॉपी करो, सॉल्व इसको।
हाँ, तो अब अपन कैलकुलेट करेंगे देयरफॉर EBIT 1 minus tax cut 10 lakh 50 डिवाइड बाय 8 लाख तो 1.3125 अभी ऐसा तो ठीक है। सो इधर 1.3125 है ना, तो कितना आता है देखो जरा, x इज इक्वल टू कितना आ रहा है 23,76,000। इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ये आ जाएगा, पेचीदा हो जाएगा, पर ठीक है। 1.3125 इंटू x माइनस, हाँ 16 किसके हो किसको, कौन सा वन, ये जो 8 लाख का काटा ना 1 से वो 16 कर दो और इसको 21 कर दो, इससे क्या होगा, चार्ज काटा तो 5.7 ठीक है चलेगा, कर दो ऐसा। x माइनस 3,60,000, सो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1.3125x minus 11,02,500 is equal to x minus 3,60,000. So therefore 0.3125x is equal to, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 742,500। तुम लोग और इसके शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवेंचुअली दिस इज व्हाट वी वांट, ओके। तो हम बोलेंगे कंक्लूजन हमारा ये होगा, एट एन, प्लीज किसी को डाउट्स है तो यहाँ पे पूछ सकते हैं, यस व्हाट्स योर डाउट, हाँ तो लुक हियर, हाँ मेरे से कर, मैं हूं, हाँ तो नो प्रॉब्लम, यू कैन जस्ट टेल मी सर आई वांट टू कंफर्म, व्हाट यू वांट टू कंफर्म, तो राइट डाउन at an EBIT of rupees 23,76,000, the company will be indifferent for the capital structure of plan A, plan C, ठीक है, चलो प्लीज कॉपी। बस तो अभी कितना EBIT बढ़ना चाहिए, perfect, so increase in EBIT required, so increase in EBIT will be 8,76,000. Increase in EBIT is 2376 minus 15 is equal to कितना 8,76,000, ठीक है। Guys, any doubt?
हाँ, एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, उसका डिस्कशन करना था। आओ एक बार कंक्लूजन उसका, कौन सा था क्वेश्चन? हाँ, कौन सा है वो क्वेश्चन? क्वेश्चन 11। चल, चलो इधर आओ। अभी देखो सुनो, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का बात है। बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का बात है। क्वेश्चन 11 में तुम लोगों को ये होमवर्क दिया था, होमवर्क तुम लोगों का सॉल्व हो गया होगा आराम से। मैंने बोला था कि थोड़ा सा इसमें एडिशनल डिस्कशन होगा कॉन्सेप्ट का, जैसे कि यहाँ पे तुम लोगों का ईपीएस आ गया। उसके बाद में क्वेश्चन में पी रेशियो दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है ना? तो इंस्टीट्यूट ने देखो क्या किया, इंस्टीट्यूट ने ना इधर अज्यूम कर लिया कुछ भी पी रेशियो ऐसे ही, ठीक है। अब देखो देखो देखो, यहां पे लिखा क्या है? फर्म इज एबल टू मैक्सिमाइज द अर्निंग्स पर शेयर व्हेन इट यूजेस डेट फाइनेंसिंग। मतलब देखो, अगर तुम लोग ऑल्टरनेटिव 2 तो डेट फाइनेंसिंग है ना, तब कंपनी ने सबसे ज्यादा अपना ईपीएस मैक्सिमाइज किया। क्या अपने को इसका रीजन पता है? क्या रीजन है? क्या लगता है क्या रीजन है? क्यों ऐसा ईपीएस सबसे ज्यादा ऑल्टरनेटिव 2 डेट फाइनेंसिंग का क्यों आया? क्या लगता है? रिटर्न ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बताया था ना आपको, वही हुआ यहाँ पे। क्या हुआ कि अपना अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बढ़ा, बट इंटरेस्ट कम प्रोपोर्शन से बढ़ा। सो इसके लिए आई वॉज एबल टू मैक्सिमाइज माई प्रॉफिटेबिलिटी। जो इतने टाइम से मैं तुम लोगों को कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ना, बेसिकली वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। द फर्म इज एबल टू मैक्सिमाइज द ईपीएस व्हेन इट यूजेस द डेट फाइनेंसिंग, दो द रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर भी ईपीएस का क्यों डेट हाई है? आज ही तो समझाया, आज ही समझाया ना तुमको कि अगर सपोज 1,00,000 रुपए डेट से रेस किया और 1,00,000 प्रेफरेंस से रेस किया, दोनों का 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट या प्रेफरेंस डिविडेंड, तो भी कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा? डेट का, क्योंकि उसपे मेरे को इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट मिल रहा है जो मेरे को प्रेफरेंस में नहीं मिल रहा है। तो इधर लिखा है देखो, दो द रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड is equal to the rate of interest, EPS is high in case of debt financing because interest charges are tax deductible while preference dividends are not. अब ये लाइन खाली रीड करके ही अपने को समझ में आ गया, क्योंकि अपन ने प्रैक्टिकली अप्लाई किया है। सो कुछ चीजें होती है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या तो मैं समझाने वाला होता हूँ या तुम लोग को ऑटोमेटिकली बाद में समझ जाएंगे। अब अपने को समझ में आ गया क्या? that preference dividends are not tax deductible but interest charges are tax deductible। ये अपन लोग ने 2-3 एग्जांपल के थ्रू ये वाली चीज को समझ लिया है, राइट? ओके। with increasing levels of EBIT, EPS will increase at a faster rate with high degree of leverage। अब जो अपन लोग ने लेवरेज में पढ़ा था कि अगर मैंने समझो डेट लिया है, ठीक है, और अगर मेरा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 10% से इंक्रीज होगा तो कैन आई से, या मेरा सेल्स 10% से इंक्रीज होगा तो कैन आई से ईपीएस और ईबीआईटी उससे भी ज्यादा परसेंटेज से इंक्रीज होगा, हाँ कि ना? सो यही तो अपन लोग लेवरेज में पढ़ रहे थे। यस एवरीबॉडी, यस और नो? सो उसने वही लिखा है दैट विद इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ईबीआईटी, देखो अपना डबल एज स्वॉर्ड था ना ईपी अपना लेवरेज, अगर ईबीआईटी बढ़ेगा तो ईपीएस सब ज्यादा रेट से बढ़ेगा, बट अगर कम होगा तो ज्यादा रेट से कम होगा। यहां पे बढ़ रहा है तो इधर क्या लिखा है? विद इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ ईबीआईटी ईपीएस विल इंक्रीज एट अ फास्टर रेट
with a high degree of leverage. We know that market price per share is equal to EPS into P ratio. वो अपन लोग ने किया हुआ है. If P ratio is same for all three plans, then the plan which has the highest EPS will also have highest MPS and it will be selected. On the other hand, if P ratio for equity is plan 10, debt is 8 and preference is 7, then वो तो ये लोग ने कुछ भी assume करके यहाँ पे ले लिया. Basically कहने का मतलब ये है, हायर ईपीएस, हायर पी रेशियो, हायर एमपीएस. समझ में आता है अपने को ये बात? ईपीएस वी ऑलवेज वांट इट टू बी एज हाई एज पॉसिबल. पी रेशियो वी वांट इट टू बी एज हाई एज पॉसिबल. जितना हाई होगा उतना मेरा मार्केट प्राइस पर शेयर हाई होगा, जितना मार्केट प्राइस पर शेयर हाई होगा उतना मैं वेल्थ को मैक्सिमाइज कर पाऊंगा. सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है. Am I right everybody? Done. आगे बढ़ते हैं. तो बस यही मेन पॉइंट डिस्कस करना था. नाउ डिस्पाइट ऑफ लो ईपीएस, इक्विटी प्लान कैन बी सिलेक्टेड हियर इफ इट हैज हाईएस्ट एमपीएस. तो यहां पे क्या हुआ देखो, अब तक मेरा 1.25, 1.46, 1.36 में 1.46 सबसे बेस्ट था ईपीएस. अब अगर मैं पी रेशियो इक्विटी वाले को ज्यादा दे दूंगा तो फिर मेरा डिसीजन चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना? एंड यहाँ पे वही बताए कि इसको 10 दिया, इसको 8 दिया, तो अब मेरा अचानक से मार्केट प्राइस पर शेयर ज्यादा हो गया, तो मार्केट प्राइस अपने को देखना है. सो ईपीएस तक ही अगर चीजें अवेलेबल है तो हायर ईपीएस, पी रेशियो भी अवेलेबल है तो एमपीएस के लेवल की चीजें देखनी है. इज व्हाट दिस पॉइंट इज ट्राइंग टू से. गॉट इट? देखो, नाउ डिस्पाइट ऑफ लोअर ईपीएस, equity plan will be selected because it has highest MPS. However, if a company is not able to earn a rate of return on its asset higher than the interest rate or the preference dividend rate, debt or preference financing will have an adverse impact on EPS. इसका मतलब यह है कि अगर आपका EBIT बढ़ा, अच्छी बात है, बट अगर EBIT नहीं बढ़ा तो डेट फाइनेंसिंग या प्रेफरेंस फाइनेंसिंग कैन बैकफायर यू. यहां पे वही लिखा है that if you are not, if a company is not able to earn a rate of return higher than interest और प्रेफरेंस डिविडेंड. याद है एक क्वेश्चन आया था जहां पे आरओआई था से 10% और मेरा इंटरेस्ट रेट था 8%, तो अच्छा हुआ ना क्योंकि मेरा आरओआई ज्यादा है. बट अगर आप आरओआई इंटरेस्ट रेट या प्रेफरेंस डिविडेंड रेट से ज्यादा नहीं ला पाए, कम लाए, तो फिर क्या होगा? लॉस. तो वो वही बोल रहे हैं कि इट शुड नॉट हैपन. वैसा दैट इज द पॉइंट दैट दे आर ट्राइंग टू से. सो बस वहां पे वो लोग ने और एक एग्जांपल ले लिया जहां पे वो लोग अनफेवरेबल ईबीआईटी दिखा रहे हैं. यहाँ पे अपना ईबीआईटी फेवरेबल है 3,12,500, तो अच्छा ईबीआईटी है. यहाँ पे अगर ईबीआईटी मेरा कम है, उतने अच्छे रेट से नहीं बढ़ रहा है, देन इन दैट केस ओवरऑल मेरा इक्विटी विल बिकम बेटर देन डेट एंड देन प्रेफरेंस. गॉट इट एवरीवन? सो ये बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया ऑनलाइन वालों? सो यहाँ पे ये जो पूरा पॉइंट लिखवाया है ना, उसका क्रक्स मैं आपको बता देता हूं, या फिर लिखवा दूं क्रक्स? आ जाओ तो बेटर रहेगा, आ जाओ लिख लो. क्रक्स ऑफ क्वेश्चन 10 लिखो. सॉरी, क्रक्स ऑफ क्वेश्चन 11. हाँ, क्रक्स ऑफ क्वेश्चन 11 लिखो दैट, हाँ, इफ EBIT is at rising level, if EBIT is at rising level, if EBIT is at rising level, then we should prefer debt over equity to take the benefit of trading on equity. However,
if return on assets, yeah, capital employed is less than the cost of equity slash preference share capital, then equity will be preferred option. Equity will be preferred option. लिख लिया? Come to question 39. Come to question 39, guys. Come to question 39. आ जाओ, क्वेश्चन 29 है बाबा, 39 नहीं है, थोड़ा टाइपिंग वाले ने 2 का 3 कर दिया. चलो, the particulars relating to Raj Limited, guys, come to question 29. 29 में दिख जाएगा. The particulars relating to Raj Limited for the year ended 31st March are given as follows. Output in units दिया है, selling price, variable cost, fixed cost दिया है, capital structure of the company as on 31st March दिया है, equity share capital, reserves and current liabilities. Raj has decided to undertake an expansion project to use the market potential that will involve rupees 20 lakhs. तो मेरे को expansion का amount कितना है? इसकी वजह से मेरे को क्या फायदा होगा? कंपनी एक्सपेक्ट्स एन इंक्रीज इन द आउटपुट बाय 50%. लेवरेज इसका एक क्वेश्चन 13 था. फिक्स्ड कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 5 लाख एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल डिक्रीज बाय 15%. सेम है नहीं, बट उसके बाद में है ना, उसके बाद द एडिशनल आउटपुट कैन बी सोल्ड एट एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस without any adverse impact on the market. The following scheme for financing the proposed expansion are planned. Question 13 leverage का इधर खत्म हुआ था, यहां पे कैपिटल स्ट्रक्चर का चैप्टर चालू हो रहा है. The following alternative schemes for financing the proposed expansion are planned. Alternative 1, 2, 3. टोटल पैसा कितना रेज करना है? 20 lakhs. एंड यहाँ पे ऑल्टरनेटिव 1 में डेट बोला है 5, इक्विटी बोला है कितना हो जाएगा? 15. डेट बोला है 10, इक्विटी कितना हो जाएगा? 10 लाख. डेट बोला है 14, इक्विटी कितना हो जाएगा? करंट मार्केट प्राइस पर शेयर इज रुपीज 200. तो कहना से 15 लाख को अगर मेरे को इश्यू करना है तो डिवाइड बाय 200 कर दूंगा. तो आप मेरे को बोलो 15 लाख डिवाइड बाय 200 कितना होता है? बोलो. 7,500 इक्विटी शेयर्स, यहां पे 5,000 इक्विटी शेयर्स, अरे बोलो, एंड यहां पे अराउंड 3,000 इक्विटी शेयर्स. बराबर? ओके. स्लैब वाइज इंटरेस्ट रेट दिया है क्या? ऐसा भी कुछ अपन ने किया हुआ है? तो स्लैब वाइज इंटरेस्ट रेट फॉर द फंड इज एज फॉलोज. अप टू 5 लाख का अगर लोन हुआ, मतलब ऑल्टरनेटिव 1, तो इसको 10% भरना है. बराबर?
ओवर 5 अप टू 10, तो कैन आई से इसको 5 के ऊपर 10% एंड बाकी के 5 के ऊपर 15% एंड ओवर 10 लाख 20%। मतलब कहना है इससे पहले तो प्लान 2 में, ऑल्टरनेटिव 2 में जितना है वो पूरा ले लो और बाकी के 4 लाख के ऊपर 20% ऑफ द अबाउ मेंशन्ड ऑल्टरनेटिव्स आप रेकमेंड करोगे राज को कौन सा, विद रेफरेंस टू ईपीएस अस्यूमिंग कॉर्पोरेट टैक्स रेट ऑफ 40%। अब सुनो, ये वाला क्वेश्चन भी अपन लोग ने किया हुआ है और ऐसा वाला भी किया हुआ है, कंबाइन करके आप इसको ट्राई करेंगे एज अ होमवर्क। जिसमें डाउट आएगा वो अपन डिस्कस करेंगे, जैसे अभी 11th डिस्कस किया। तो टाइम ओवर, डन, प्लीज हasta la vista। क्वेश्चन 29 होमवर्क ट्राई करो, आया तो ठीक, नहीं आया तो मैं पूरा करवाऊंगा, डोंट वरी। चलो डन, डन डन। चलो ओके देन, टाइम फॉर मी टू से हasta la vista। होमवर्क करके आना, नहीं आया तो मैं करवा दूंगा। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो थैंक यू, कल स्टार्ट करेंगे कुछ नया। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, इंडिफरेंस पॉइंट का जो पॉइंट था वो कंप्लीट, कल कुछ नया। थैंक यू, बाय बाय।